नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टीएनटी ज्ञान में। आज हम बात कर रहे हैं फ्रांस में हुए घटनाक्रम की। फ्रांस में जिस तरीके से राजनीतिक बदलाव हो रहे हैं, वो एक चिंता का विषय है। किस तरीके से विकसित देशों में इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, या कहो कि विकसित देशों में इस तरह के आंदोलन हो रहे हैं। ये वो देश हैं जो अपने आप को कभी अमेरिका के बाद सुपर पावर मानते हैं। इस देश के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वो व्यक्ति हैं जो सोचते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के बाद उनका नंबर आता है। और आज उनके देश में इस कदर आंदोलन चल रहे हैं कि 1 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ गया है, राष्ट्रपति की हालत खस्ता है, और देश की हालत मतलब चिंताजनक है। कर्फ्यू जैसे हालात हैं, लोग सड़कों पे हैं, कई कई किलोमीटर लंबे जाम लगे हुए हैं और पब्लिक मानने को तैयार नहीं है वहां की। तो क्या इसकी वजह है, क्यों ऐसा हो रहा है, और क्या इमैनुअल मैक्रोन की सरकार की फेल हो गई है वहां पे, या फ्रांस का अब समय खराब चल रहा है? इन सभी बातों पे विषयों पे हम चर्चा करेंगे विस्तार के साथ। आपको बताएंगे कि फ्रांस की क्या स्थिति है और आगे एकदम इतनी तेजी से ये बदलाव क्यों हुआ। क्या फ्रांस जो है वो कर्जे में डूबता जा रहा है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, या कुछ और इसकी नीतियां ऐसी जिसकी वजह से ये सब दिक्कतों का सामना फ्रांस को करना पड़ रहा है? देखिए, 5 वजह है मेन इसकी, जिनकी वजह से फ्रांस में इस समय दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। ठीक है, और वो वजह क्या है उस पर हम बात करेंगे वन बाई वन। सबसे पहली, राष्ट्रपति मैक्रोन की जो नीतियां हैं उसको खिलाफ बहुत ज्यादा प्रदर्शन चल रहा है। उनकी नीतियां हैं कि वो जनता के बड़े वर्ग को, पैसे वाले वर्ग को सपोर्ट करते हैं। मतलब उनकी नीतियां जो है वो अमीर को अमीर बनाने वाली हैं, गरीब को गरीब बनाने वाली हैं। ऐसा वहां की जनता का ये आक्रोश है उनके खिलाफ। और देखिए, एक्चुअली क्या होता है, ये तो खैर हर देश में होता ही है। सरकार की जो नीतियां होती हैं वो अक्सर, जैसे भारत में भी होता है, भाई हम लोग मांग करते हैं कि गरीब किसानों का लोन माफ नहीं होता, छोटे उद्योगपति हैं उनका लोन माफ नहीं होता। लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिन पे बेशुमार पैसा है, ये कहें कि भारत का 95% पैसा जिन लोगों पे है, उनके लोन माफ हो जाते हैं। हर सरकार करती है, भारत में नहीं होता, अमेरिका में भी होता है, फ्रांस में भी होता है, सब देशों में होता है। मैं किसी एक देश की बात नहीं कर रहा। और इसके पीछे पॉलिटिकल वजह होती है सारी, जिसकी वजह से गवर्नमेंट चलती हैं, क्योंकि यही उद्योगपति सरकार चलाते हैं। देखिए, एक चीज बता दूं आपको मैं, कि हमें लगता है कि हमारे वोट से सरकार चलती है, लेकिन सच्चाई ये है हम तो सिर्फ एक मोहरा होते हैं सरकार बनाने के लिए। लेकिन असल में सच्चाई ये है कि सरकार जो है वो इनके फंड से चलती है, इनकी नीतियों से चलती है। यही व्यापारी लोग, यही बड़े बड़े उद्योगपति नीतियां बनवाते हैं सरकार से, और ये अपने फेवर में बनवाते हैं। बहुत सारी नीतियां ऐसी हैं जिसमें पब्लिक के लिए बहुत बड़ा जन आक्रोश रहता है, लेकिन उसके बाद भी सरकार इन नीतियों में बदलाव नहीं करती है। एक छोटा सा मैं उदाहरण देना चाह रहा हूँ, उसके बाद फिर हम लोग फ्रांस पे आएंगे। जैसे भारत में एक, आपने देखा, व्हीकल इंश्योरेंस का एक सिस्टम चलता है। पहले क्या होता था कि जब भी हम कोई बाइक खरीदने जाते थे तो हम 1 साल का इंश्योरेंस करवा के आते थे। मतलब उसी समय कंपनी में हमारे जब बाइक लेते थे तो पेपर में उसी समय हमारे पैसे 1 साल के इंश्योरेंस के जमा हो जाते थे वहां पे। मतलब हमने मान लीजिए कोई 80,000 की गाड़ी ली है, 1 लाख की गाड़ी ली, तो 1 लाख की गाड़ी पे अगर हमारा 5,000 का इंश्योरेंस हो रहा है, तो वो 1,05,000 रुपए हमें गाड़ी मिलती थी, प्लस आरटीओ जाता था, प्लस जो भी उसके बाकी फीस थी वो जाती थी सारी, वो सब उसमें इंक्लूड होती थी। उसके बाद हम आगे रिन्यूअल कराते थे नहीं कराते थे वो आपकी मर्जी है। ठीक है, अगर चालान से बचना होता था, क्लेम लेना होता है, हमें गाड़ी की सुरक्षा के लिए हम इंश्योरेंस कराते हैं। ठीक है, लेकिन इन इंश्योरेंस कंपनियों की सरकार से मिली भगत के कारण अब ये जबरदस्ती का लठ आम पब्लिक के ऊपर पड़ गया है कि आम पब्लिक को वो इंश्योरेंस 5 साल का वहीं से होके मिलता है। अब अगर आप बाइक लेते हैं, अब अगर आप कार लेते हैं, तो आपको 5 साल का मैंडेटरी इंश्योरेंस वहां से लेना पड़ता है। भाई क्यों जबरदस्ती इंश्योरेंस लेने की, हमारे को नहीं चाहिए हमें। आप ये समझिए ना कि उससे हमारी जेब पे कितना बर्डन पड़ रहा है एज ए प्रेजेंट टाइम जब हम कार लेने जा रहे हैं। और एक मिडिल क्लास के लिए कार लेना एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होता है। उसके लिए वो अपने जीवन भर की जमा पूंजी लगाता है, कर्जा लेता है, उसके बाद वो कार लेता है।
आप उसको 5 साल का इंश्योरेंस पे थोप पे उसको कार और महंगी कर देते हैं। तो ऐसी नीतियां ये होती हैं, ये सिर्फ उद्योगपति बनवाते हैं अपने हितों के लिए, अपने फेवर के लिए। इसमें जनता का कोई फेवर नहीं होता, जनता का कोई कोई अच्छाई नहीं होती इसमें। होता है ना होता, आप बताइए भाई, मेरी बात अगर गलत हो तो बताइए आप लोग। भाई हमें इंश्योरेंस लेना है, हम अगले साल रिन्यू करा लेंगे उसको, हम पहली बार में 5 साल का इंश्योरेंस क्यों लें? दूसरी चीज, ऐसे ही टोल टैक्स पे होता है, हम रोड टैक्स भी देते हैं, टोल टैक्स भी देते हैं। हम टोल टैक्स देने में कोई दिक्कत नहीं है, आप अच्छी सड़कों पे चल रहे हैं, अच्छा टोल टैक्स दे रहे हैं, हमें खुशी है उसकी कि उससे हमारा समय बच रहा है, टोल देने में हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन गाड़ी खरीदते समय फिर हमें रोड टैक्स क्यों देना पड़ रहा है? यही सारी चीजें हैं। और अब हम बात करते हैं फ्रांस की। तो फ्रांस में जो लोगों का आंदोलन था, वो इमैनुअल मैक्रोन की अ, जो उनकी क्या बोलते हैं नीतियां हैं उनके खिलाफ था। ठीक है, अब आप कहेंगे कि तो इमैनुअल मैक्रोन ने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? इस्तीफा जो है वो वहां के प्रधानमंत्री को देना पड़ा, जो फ्रांस बायरू हैं उनको क्यों इस्तीफा दिया है? एक्चुअली मैं आपको बता दूं, जैसे हमारे यहाँ, आपको थोड़ा सा मैं वहां का संसदीय सिस्टम समझा दूं थोड़ा सा, फिर आप इस पे चर्चा करेंगे, हम लोग आएंगे इस पे। जैसे भारत में राष्ट्रपति को इलेक्टेड मेंबर चुनते हैं, मतलब राष्ट्रपति अगर चुनना हो तो उसके लिए सांसद वोट करते हैं, विधायक वोट करते हैं, तब राष्ट्रपति चुना जाता है। उसके लिए एक जनरल इलेक्शन की प्रक्रिया नहीं है, उसके लिए इलेक्टेड मेंबर ही वोटिंग करेंगे, आम जनता उसके लिए वोट नहीं करती है। ठीक है, ऐसे ही हमारे विधायकों के लिए आम जनता वोट करती है, वहां पे उल्टा है, वहां पे राष्ट्रपति को आम जनता चुनती है डायरेक्ट वोट के द्वारा। तो उसको तो इमैनुअल मैक्रों को वहां की जनता ने चुना है। ठीक है, ऐसे ही दूसरे सदन है। अब लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वहां पे सारी पावर राष्ट्रपति पे है, लेकिन हाँ भारत के मुकाबले, जैसे भारत में कहते हैं कि राष्ट्रपति को उतनी पावर नहीं है बाकी फैसले लेने की, मतलब वैसे सर्वोच्च है हमारे यहाँ देश में राष्ट्रपति, लेकिन संसदीय कार्य नीति बनाने के लिए, कार्यपालिका के लिए या विधायिका के लिए जो भी चीज जरूरत, उसके लिए प्रधानमंत्री हैं, बाकी सांसद हैं। उसके लिए हमारे यहाँ 2 सदन है, राज्यसभा लोकसभा, उनसे वो विधायक पास होता है, और पास होने के बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है सिग्नेचर के लिए। वो एक औपचारिकता मात्र है, लेकिन यहाँ पे राष्ट्रपति डायरेक्ट फैसला ले सकता है। यहाँ पे आधी पावर राष्ट्रपति के पास है, आधी विधायिका के पास है, वो दोनों मिला के सरकार चलाते हैं। तो अब जो वहां के जो प्रधानमंत्री थे, उनको ऐसा क्यों हुआ कि उनको ही इस्तीफा देना पड़ा? तो उनकी जो दूसरी जो नीति थी वो थी बजट में कटौती। उन्होंने बजट में कटौती करी, सरकार ने कहा खर्चों में हम कटौती करेंगे। देखिए, जितने भी डेवलप कंट्री होती हैं उनकी सोशल सुरक्षा के लिए बहुत सारे फंड्स की जरूरत होती है। बहुत सारी योजनाएं ऐसी चलती हैं जिसमें हेल्थ की योजनाएं हैं कि आपको फ्री इलाज मिलेगा आजीवन, आपको सोशल सिक्योरिटीज मिलेगी, आपको आपको फंड्स मिलेंगे घूमने के लिए। तो देखिए, फ्रांस के साथ भी यही हुआ। फ्रांस क्योंकि बहुत डेवलपिंग कंट्री है पहले से ही, 1974 के समय अगर आप फ्रांस की बात करें तो फ्रांस पे इतना पैसा था कि उसकी इनकम 100 रुपए की थी और उसके खर्चे 30 रुपए 40 रुपए थे। अब वो उनके समझ में नहीं आ रहा था कि वो इस पैसे करें क्या, क्योंकि इनकम बहुत ज्यादा है और खर्चे बहुत कम थे। तो उन्होंने क्या शुरुआत करी, उन्होंने हेल्थ फ्री देना शुरू करा, सोशल सर्विस पे पैसा खर्च करना शुरू करा, इंफ्रास्ट्रक्चर पर पैसा खर्च करना शुरू करा, और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलाई उन्होंने। पेंशन स्कीम चलाई, पेंशन स्कीम पर शुरू देना पड़ा। उन्होंने कहा कि आप कुछ मत करिए, हम आपको पैसा देंगे, सोशल सर्विस देंगे आपको, आप घूमिए फ्री में। ठीक है, जो भी बुजुर्ग लोग हैं वहां के, उनको घूमिए, फ्री में पैसा दिया, उनको खूब दिया बांटने के लिए। अब एक इन स्कीमों की एक एक बहुत बड़ी कहते हैं डिसएडवांटेज होता है। ऐसी स्कीम, कल्याणकारी स्कीम जो होती हैं, आप एक बार शुरू तो कर सकते हैं, लेकिन इनको बंद नहीं कर सकते कभी भी। जैसे भारत में फ्री राशन चलता है, आपको पता ही है, सरकार उसको दिन बर दिन बढ़ाती जा रही है लेकिन बंद करने का नाम नहीं ले रही, जबकि उसकी वजह से आम आदमी की जेब पर बहुत ज्यादा बर्डन पड़ रहा है। जो इनकम आदमी आदमी कमा रहा है, टैक्स जनरेट कर रहा है, वो इसके लिए दे रहा है, इसको पैसा भरना पड़ रहा है जिससे आम आदमी फ्री राशन ले सके, जो गरीब तबके का आदमी है। और उसको इतना फ्री राशन मिल रहा है आज की तारीख में कि वो खा कम रहा है, बेच ज्यादा रहा है, लोग उसका मिसयूज कर रहे हैं। ऐसे ही फ्रांस में होना शुरू हो गया। फ्रांस में बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएं चलने लगी, धीरे धीरे करके 2022 में आके उनको दिक्कतों का सामना करना पड़ा। दिक्कतों का सामना क्या करना पड़ा, 2022 से पहले
जो फंड्स जनरेट होते थे या कर्जा मिलता था, वो बहुत ही कम रियायती दरों पे मिलता था, बहुत कम उसमें ब्याज दर होती थी। लेकिन 2022 से ब्याज दर बढ़ने लगी। अब धीरे-धीरे उन पे कर्जा बढ़ने लगा फ्रांस के ऊपर। अब जब कर्जा बढ़ता है, तो हमको कटौती करनी पड़ती है खर्चों में। अब उनके साथ दिक्कत क्या आ रही थी, जो वहाँ के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक रोड मैप तैयार किया, बजट प्लान तैयार किया। उन्होंने कहा कि हम खर्चों में कटौती करेंगे, पेंशन को रोक देंगे, हेल्थ स्कीम को रोकेंगे और बहुत सारी कल्याणकारी योजनाएँ इनको हम रोकेंगे। क्योंकि इनकी वजह से हमारी सरकार पे बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ रहा है और आगे चल के फ्रांस दिवालिया होने की कगार पर है। कर्जा इतना ज़्यादा हो रहा है, कर्जा कितना हो रहा था कि हमारी टोटल इनकम कितनी थी? हमारी टोटल इनकम थी ₹100 और हम पे खर्चा कितना हो रहे थे हम लोग? ₹114। मतलब टोटल इनकम का हम 114% खर्च कर रहे हैं। आप समझो कि हमारी इनकम ₹100 है, ₹114 हम खर्च कर रहे हैं। तो जो बाकी के ₹14 हम खर्च कर रहे हैं, उसके लिए हम कर्जा ले रहे हैं और उस कर्जे का चुकाने के लिए हमें फिर ब्याज देना पड़ रहा है उसका। तो हम फिलहाल उसका ब्याज ही इतना बर्डन पड़ रहा है हमको कि हमें वही भारी पड़ रहा है। तो उन्होंने कहा हम इसमें कटौती करेंगे। दूसरी बात 5 साल 2 साल में 5 पीएम बदल गए वहाँ पे। बार-बार ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जिसके बाद वहाँ के पब्लिक ने, आम जनता ने, क्योंकि 10 तारीख को उन्होंने वहाँ की संसद में ये अनाउंस किया कि हम ये प्लान करने जा रहे हैं। तो वहाँ की पब्लिक ने भी अनाउंस कर दिया कि 11 तारीख को हम सड़कों पे होंगे और उन्होंने एक, कहते हैं ना कि एक थीम रखी। उन्होंने कहा ब्लॉक एवरीथिंग करके एक आंदोलन शुरू किया। सब कुछ ब्लॉक कर देंगे, इस टाइप का आंदोलन उन्होंने शुरू किया और फ्रांस की सड़कों पर लाखों की तादाद में लोग निकल पड़े और उनकी मांग थी कि आपने फ्रांस में, देखिए बहुत सारी चीज़ों में बदला, जैसे उन्होंने 2 राष्ट्रीय अवकाश खत्म कर दिए कि छुट्टी नहीं होगी, आपको काम करना पड़ेगा। अभी तक क्या था? अभी तक वो लोगों को बिना काम करे पैसा दे रहे थे। हमारे देश में आपने देखा होगा, फ्रांस के बहुत लोग घूमने आते हैं। आप राजस्थान चले जाओ, बनारस चले जाओ, मतलब कई सारे पर्यटन स्थल हमारे ऐसे हैं, जहाँ आपको वो लोग घूमते मिल जाएँगे। क्योंकि उनको, जैसे हमारे यहाँ मनरेगा चलता है, ऐसे ही मनरेगा में काम करने पैसा मिलता है। फ्रांस में बिना काम करे वो लोगों को पैसा दे रहे हैं कि आप घूमिए, हम पैसा देंगे, हमारे पास इतना पैसा है। अब वो दिक्कतें, वो पॉलिसीज़ उनको परेशान कर रही हैं, पेन दे रही हैं। और उसकी वजह से ही दिक्कतों का सामना वहाँ के प्रधानमंत्री को करना पड़ा है। तो उन्होंने क्या करा कि वहाँ जो सेवानिवृत्त लोग थे, उनकी पेंशन रोकने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब हम इनको पेंशन नहीं दे पाएँगे, हम 2 दिन का अवकाश खत्म कर रहे हैं और क्या कर रहे हैं हम इसके साथ-साथ जो आपको फंड्स दे रहे थे, जो हेल्थ स्कीम थी, जो सोशल सर्विस थी, उसको, सोशल सुरक्षा को हम रोक रहे हैं, उसमें कटौती कर रहे हैं, हेल्थ सर्विस रोक रहे हैं। इसके बाद सड़कों पे एक बहुत बड़ा जनसमूह आंदोलन के रूप में लाखों की संख्या में सड़कों पर आ गया, जिसके कारण फ़ोर्स को भी थोड़ा-सा फ़ोर्स करना पड़ा और लोगों को जबरन रोकना पड़ा। अब उनकी क्या माँगे थी? प्रोटेस्ट जो लोग कर रहे हैं, उनकी क्या माँगे थी? उनकी माँगे थी, उनका कटिंग 43.8 मिलियन फ्रांस फ्रॉम द नेशनल बजट। जो 43 मिलियन फ्रांस का जो नेशनल बजट था, उसको कम किया गया था, उसको तुरंत रोका जाए। ठीक है? दूसरी मांग क्या थी उनकी? रिड्यूसिंग द कंट्री डेफिसिट, जो देश का जो कर्ज है उसको कम किया जाए, डेफिसिट को कम किया जाए। तीसरी बात क्या थी? रिमूविंग 2 नेशनल हॉलिडे, जो राष्ट्रीय पर्व थे, जिस पे अवकाश रहता था, उसको फिर से बहाल किया जाए। क्योंकि इन्होंने क्या करा, उसको खत्म कर दिया, उसको कहा था उसपे काम होगा, वो छुट्टी खत्म हो जाएगी, ठीक है। और अगली क्या थी कि फ्रीज़ पेंशन को हटाया जाए, जो पेंशन फ्रीज़ कर दी थी आपने, उसको तत्काल प्रभाव से रोका जाए। ऐसा आदेश ना पारित हो, ठीक है? उन लोगों को पेंशन निरंतर मिलती रहे। आखिरी पॉइंट क्या था? स स्लैशिंग 5 बिलियन फ्रांस फ्रॉम हेल्थ, जो हेल्थ केयर से जुड़ी योजनाएँ थी, जिसमें फ्री स्कीम हेल्थ की उनको मिल रही थी, उसको फिर से बहाल किया जाए और वो लोगों को दी जाए। ठीक है? क्योंकि उसकी वजह से बहुत सारी दिक्कतों का सामना लोगों को करना पड़ेगा। हेल्थ स्कीम तो देखिए ऐसी चीज़ है, भारत में भी आयुष्मान योजना चल रही है, जिससे लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है? और ये मुझे लगता है कि आने वाले समय में मैंडेटरी हो जाएगा हर गवर्नमेंट के लिए, चाहे वो इस समय की तत्कालीन गवर्नमेंट हो या आने वाली भविष्य में जो भी गवर्नमेंट हो। देखिए, सरकारें बदलती रहेंगी, लेकिन कुछ स्कीमें ऐसी हो जाती हैं कि वो एक तरीके से नासूर हो जाती हैं सरकार के लिए। अभी क्या है, गवर्नमेंट को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि गवर्नमेंट सभी को आयुष्मान योजना से जोड़ रही है, ठीक है? गरीब तबके के लिए बहुत अच्छी योजना है,
लेकिन मैंने एक चीज ऑब्जर्व की अपनी तरफ से, मैं बता रहा हूँ, मेरा ओपिनियन है ऐसा कि बहुत सारे सक्षम परिवार जो कैपेबल हैं खर्च करने के लिए, वो भी आयुष्मान योजना का लाभ उठा रहे हैं, वो भी इन स्कीमों का फायदा उठा रहे हैं। उससे क्या होता है, उससे ही डिफरेंस पैदा होता है, उससे ही डेफिशिएट बढ़ता है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब हर तबका फ्री में इलाज कराएगा तो इसका लोड किस पे पड़ेगा? गवर्नमेंट पे पड़ेगा। और अभी क्या है, अभी गवर्नमेंट टैक्स जो वसूल रही है वही सफिशिएंट नहीं बैठ रहा, और अगर इसका भी लोड निरंतर बढ़ता जाएगा तो फिर दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को फिर टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे, और वो लोड किस पे पड़ेगा? आम आदमी पे पड़ेगा। ऐसे ही फ्रांस के साथ हो रहा है। फ्रांस जो हेल्थ स्कीम अपने लोगों को दे रही थी, जो फ्री हेल्थ का जो पूरा सुपरविजन दे रही थी उनको, इसमें इलाज फ्री था, वो उनको अब पेन दे रहा था, अब उससे उनको दिक्कत होने लगी थी, अब वो उसको बंद करना चाह रहे हैं। तो अब वो जो इसको बंद करना चाह रहे हैं, जो 10 अक्टूबर से अनाउंस करने जा रहे थे, बैठ पास कर रहे थे वो, उसमें इसके खिलाफ आंदोलन हुआ 11 तारीख को, और लोग सड़कों पर उतर आए। यही दिक्कतों का सामना फ्रांस को करना पड़ा है। लगभग स्वास्थ्य सुविधाओं में उन्होंने 5 अरब यूरो, लगभग 51,566 करोड़ रुपए की कटौती की थी। इसके खिलाफ एक बहुत बड़ा जनसमूह आंदोलन सड़कों पर दौड़ गया, और आपने वीडियोस फोटोज भी देखे किस कदर आंदोलन वहां पे हुआ है। लंबी लंबी कतारें, लंबी लंबे और लाइनें वहां पे लग गई हैं। लेकिन देखिए उसकी वजह है जो वहां पे फिजिकल डेफिसिट बढ़ रहा है दिन भर दिन। अगर किसी भी देश की गवर्नमेंट इस तरह के फैसले ले रही है तो समझ सकते हैं कि उसकी वित्तीय स्थिति क्या है। फ्रांस की जो वित्तीय स्थिति है वो खराब हो रही थी, जिसकी वजह से उनको ये फैसला लेना पड़ा। वो चीख चीख के बता रहे थे प्रधानमंत्री की अगर हमने ऐसा नहीं करा तो आने वाले दिनों में फ्रांस को कोई कर्जा भी नहीं देगा, और फ्रांस की जो है वो वित्तीय हालत खराब हो जाएगी, एक तरीके फ्रांस दिवालिया हो जाएगा। तो ये उन्होंने सब चीजें बताई, क्योंकि वो बता रहे थे कि इन अर्ली 2025 द गवर्नमेंट सेड दैट द पब्लिक द 33,405 बिलियन, मतलब उन्होंने कहा कि लगभग अपनी जीडीपी का 114% कर्ज है उनका। आप ऐसा समझ लीजिए कि अपनी जीडीपी का 114%, मैंने बताया ना आपको 100 रुपए खर्च इनकम है, 114 रुपए कर्जा हो रहा है आपका, कितना ज्यादा दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पर नागरिक पे हमारे 50,000 पर फ्रेंच सिटीजन पे कर्जा है। आप समझिए कितना बड़ा कर्जा है उनपे। और उन्होंने कहा कि द बजट डेफिसिट लास्ट ईयर वाज 5.4%। मतलब ऐसा समझिए कि अगर उनको अपना खर्चा चलाने के लिए 100 रुपए चाहिए तो उसमें से 5.4% उनको कम मिल रहा है। मतलब उनको 94 रुपए और 60 पैसे ही मिल रहे हैं 100 रुपए में उनको खर्च करने के लिए, और जरूरत कितने की? उनको 100 रुपए की है। तो ये दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, और उन्होंने कहा है कि ये आगे चल के बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, और फिर दिक्कतों का सामना भविष्य में करना पड़ेगा हम लोगों को। एक्चुअली क्या है, कर्जा बनने से आपको पता है जब हम पे कर्जा बढ़ना शुरू होता है तो पहले क्या होता है, शुरू में हम उसका इंटरेस्ट देते हैं। भाई जब भी आपने मान लीजिए आपने 100 रुपए की इनकम है आप पे, और आप पे 114 रुपए का खर्चा हो रहा है, तो 114 रुपए जो ऊपर के 14 रुपए हैं उसके लिए आप कर्जा लेंगे। कर्जा लेंगे क्यों? तो आप उस 14 रुपए चुका नहीं पाएंगे असल को, आप उसके ब्याज को चुकाएंगे, और धीरे धीरे करके वो ब्याज इतना बढ़ता चला जाएगा कि उसके ब्याज को चुकाने के लिए भी आपको कर्जा लेना पड़ेगा। और वही स्थिति फ्रांस की होने वाली है कुछ दिनों में, ध्यान में रखें। यही दिक्कतों का सामना करना पड़ा। देखिए कर्जे के, देखिए जितने विकसित देश हैं सब कर्जा लेते हैं, बिना कर्जा लेना कोई कारोबार चल नहीं पाएगा। हम भी समझते हैं कि विकसित देशों को ज्यादा कर्जा लेना पड़ता है। अमेरिका पे जो अमेरिका की टोटल जीडीपी है $36 ट्रिलियन, उससे ज्यादा उस पर कर्जा है। ठीक है, लेकिन कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि हम उसको फिजिकल डेफिसिट को कम करने की कोशिश करें। जैसे इनका फिजिकल डेफिसिट जो है वो 5.4% है। अब आप पूछेंगे भारत का कितना है? भारत का लगभग 4.6% से लेकर 4.8% है, और भारत इसको दिन ब दिन कम करने में लगा पड़ा है, हर साल कम करने की कोशिश करता है। ठीक है, इनका बढ़ रहा है। अगर आप इनके फिजिकल डेफिसिट की बात करें, जीडीपी जो की बात करें, तो जर्मनी, इटली के बाद फ्रांस तीसरा देश है जो अपनी जीडीपी का 114% खर्च कर रहा है। मतलब जितनी इनकम है उसका 114% खर्च कर रहा है। आप समझिए आप कि कितनी दिक्कतों का सामना इसको करना पड़ेगा भविष्य में, है ना? तो यही दिक्कतें इनको हो रही हैं, और इसकी वजह से उनका डेप्थ जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। और उन्होंने बताया है कि फ्रांस डेप्थ टू जीडीपी रेशियो इज सो हाई
that within the European Union and Italy surpassed, it was the budget deficit 5.4% to 5.8% this year, the largest budget shortfall in the 2027 national European countries. तो ये दिन भर दिन बढ़ता जा रहा है और इससे आगे चल के भविष्य में बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसी की वजह से उन्होंने ये फैसला लिया कि वो इसको कम करने की कोशिश करेंगे और वो कम करने के लिए इन नीतियों को बंद करना पड़ेगा। और ये नीतियां मैंने बताया आपको एक तरीके से नासूर होती हैं। अगर एक बार इस टाइप की फ्री स्कीम चल गई तो उसको आप बंद नहीं कर सकते। अब दिक्कत क्या हो रही है वहां पे उनकी पॉपुलेशन तो कम हो रही है, युवाओं की संख्या कम हो रही है और वृद्ध हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या पेंशन का लोड बढ़ता जा रहा है, फ्री स्कीम बढ़ता जा रहा है। आप जो घूमने के लिए अभी तक उन लोगों को पैसा देते थे, अब वो उसके आदी हो गए हैं। अब क्या हो रहा है कि वो लोग कमा के तो दे नहीं रहे क्योंकि वृद्ध हैं वो सिर्फ बैठ के खा रहे हैं। युवा बढ़ नहीं रहे क्योंकि युवा बढ़े तो कारोबार बढ़े तो कमा के दे नहीं पा रहे लेकिन खा ज्यादा रहे हैं लोग। तो इस वजह से फ्रांस को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। और फ्रांस डेब्ट के बारे में बताते हैं कि फ्रांस डेब्ट पेमेंट आर सेड टू रीच मोर देन 100 बिलियन यूरोज बाय द 2029 तक 100 बिलियन यूरोज के आसपास पहुंच जाएगा और फ्रॉम 59 बिलियन मतलब 59 बिलियन से सोचिए। तो ये बहुत तेजी से बढ़ रहा है और ये बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना इनको करना पड़ सकता है भविष्य में। फिलहाल के लिए एक नए प्रधानमंत्री का चुनाव वहां हो गया है और अब देखते हैं इनके सामने जो दिक्कतें आएंगी उनको कैसे फेस करते हैं। और इमैनुअल मैक्रोन के आगे बहुत बड़ी समस्या है क्योंकि वो वहां के राष्ट्रपति हैं, सर्वे सर्वा हैं और अपने आप में डोनाल्ड ट्रंप समझते हैं वो अपने आप को, अमेरिकी राष्ट्रपति से कम नहीं समझते अपने आप को। तो उनके सामने ये दिक्कतें फेस करेंगे कि आगे भविष्य में आने वाले समय में वो इसको कैसे डील करते हैं, इसको कैसे हैंडल करते हैं। क्योंकि एक तरफ जनता का आक्रोश है, दूसरी तरफ सरकार कर्जे में डूब रही है, देश कर्जे में डूब रहा है और ये सरकार की नीतियां जो है वो पब्लिक समझने को तैयार नहीं हो रही है। तो फिलहाल के लिए तो इतना ही। और कैसी लगी मेरी वीडियो, कैसी मेरी इंफॉर्मेशन लगी आपको? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखिए, जो भी वीडियो में हमारे नए लोग आ रहे हैं और वीडियो को बार बार देख रहे हैं, पसंद आ रही है वीडियो, उनको सब्सक्राइब जो करो। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।